हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक का अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए बनाई गई सरकार। लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में बहुत विस्तृत है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। सिर्फ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं, लोगों के लिए और लोगों की सरकार नहीं। इसमें क्या क्या और शामिल है? लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, लोगों को समानता होनी चाहिए, न्याय के विचार शामिल हैं। ये सब लोकतंत्र के मुख्य तत्व होते हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता है? आइए इसे जानने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ लोगों का क्या हाल होता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो हम आज ज़िंदगी जी रहे हैं ना, अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो ऐसी ज़िंदगी जीना संभव नहीं है। तो हम दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं कि वहाँ पहले क्या हाल था। ये भारत है और भारत के नीचे दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय है। हम भारत के लोग लगभग सांवले हैं ना, कुछ गोरे भी होते हैं, कुछ काले भी होते हैं, लेकिन कॉमन रूप से हम सांवले होते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीका की लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपने माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक क्या होती है, जिसमें कुछ कटिंग्स लगाई जाती हैं, अखबारों की लगा लो, किसी भी चीज़ की लगा लो, मिला, जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? अखबारों में आ जाती है ना ऐसी बातें। तो अखबार में आई हुई थी, पुरानी अखबार थी, कतरने अखबार की लगी हुई थी। हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी थी पुलिस ने। तो माया को तो बड़ा अचंभा लगा। उसने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून से शासित था। जो दक्षिणी अफ्रीका देश था वहाँ पर कैसा शासन था? लोकतांत्रिक शासन नहीं था, रंग भेद था। रंग भेद यानी रंग के आधार पर वहाँ भेदभाव किया जाता था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, गोरे काले के आधार पर भेदभाव करना। जैसे अमीर गरीब में भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, तो उसी तरह वहाँ पर क्या था? रंग भेद, चमड़ी के आधार पर। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। अब माया कैसे विश्वास कर सकती है जिसने आज की दुनिया में जन्म लिया हो? अगर हमें कहा जाए कि भारत किसी समय में गुलाम था तो क्या हम इस बात को मान लेंगे? अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों के हुक्म चलते थे, उनके कानून चलते थे, लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। आपको कहा जाए कि पहले वोट नहीं चुन डलते थे, पहले के समय के अंदर राजा कोई रानी होता था, तो हमें एक बड़ा अजीब सा लगता है ना। इसी तरह से माया को भी बड़ा अजीब लगा भी, रंग के आधार पर कैसे किसी के साथ कोई भेदभाव हो सकता है। तो उसकी माँ बता रही थी तो उसकी आवाज़ में गुस्सा था। गुस्सा होना स्वाभाविक था क्योंकि उसकी माँ ने शायद वो समय देखा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे
और अस्पताल की गाड़ियां भी, यानी गोरे और काले लोग, श्वेत अश्वेत बीच में आए तो तुम समझ जाना, श्वेत गोरे अश्वेत काले। तो उनके हॉस्पिटल भी अलग होते थे। कमाल की बात है। तो बड़ी अजीब बात सुनी है, मुझे भी बड़ा अजीब लगता है जब ऐसी बातें सुनती हूँ। तो श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामान से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की चलती थी, तो बराबर उनके माना ही नहीं जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव तो आप समझते हो ना। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे, काले लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। अब प्रश्न ये बनता है कि श्वेत लोग, दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकन्स। ये भी प्रश्न बनता है कि हेक्टर पीटरसन श्वेत था या अश्वेत? बताओ कौन था? अश्वेत था। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा ज़ुलू सीखना चाहते थे। तो हेक्टर पीटरसन की भाषा कौन सी थी? ज़ुलू। और उनके ऊपर उन्हें कौन सी भाषा सीखने पर दबाव बनाया जा रहा था? अफ्रीकन्स। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। तो प्रश्न यह बनता है कि हेक्टर पीटरसन को गोली कब लगी या कब मारा गया? 16 जून 1976 को। और उसे गोली क्यों लगी? बताओ तुम, क्यों लगी? क्योंकि वो विरोध कर रहा था। गोरे और काले के बीच जो भेदभाव था ना, उसका विरोध कर रहा था। और वो कह रहा था कि हम अफ्रीकन्स नहीं सीखेंगे, हमें हमारी भाषा ही प्यारी है। हमें कोई कहे कि तुम हिंदी छोड़ दो और कोई और भाषा सीखो तो हमें भी बुरा लगेगा ना। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने कब? लगभग 28 साल तक संघर्ष किया था। 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले मुख्य नेता का नाम बताओ। तो क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। तो दक्षिणी अफ्रीका में कब रंग भेद की समाप्ति हुई? तो 1994 में। यानी दक्षिणी अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना? 1994 में। अब भागीदारी क्या होती है? भागीदारी हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो यही तो भागीदारी है हमारी। हम नेता चुनकर भेजते हैं संसद के अंदर और नेता आगे कानून बनाते हैं। हम संसद में भी भेजते हैं और विधानसभा में भी भेजते हैं ना, तो वही आगे कानून बनाते हैं। तो वो कानून बनाते हैं तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कि प्रजातंत्र के इसमें लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। हम खुद तो कानून बना नहीं सकते। मैंने पहले भी तुम्हें बताया, इतनी बड़ी जनता को कानून बनाने में ले लिया जाए तो क्या ये संभव है? नहीं। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही उसमें भाग लेते हैं और कानून बनाते हैं। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? भाई क्या ज़रूरत है? एक बार चुनाव हो गए, बार बार चुनाव करने ज़रूरी हैं? बताओ भाई, ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी हैं। अगर एक बार चुनाव हो गए उसके बाद अगर चुनाव नहीं होंगे तो वो तो तानाशाही बनकर बैठ जाएंगे नेता। वो तो सोचेंगे अब हमें कोई हटा ही नहीं सकता। अगर वो अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें उनके हटा दिया जाता है, अगली बार जनता बदल देती है।
आज कोई सरकार तो अगले 5 साल बाद कोई सरकार, अगर वो सरकार बहुत अच्छा काम करती रहती है तो वो दोबारा भी आ जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, श्वेत लोगों को किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो अब हमने पढ़ा है, इसके आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। चलो एक आधा मैं बोलती हूँ कि उनके लिए बस स्टैंड भी अलग थे, हॉस्पिटल भी अलग थे, उनके लिए गाड़ियाँ थी हॉस्पिटल ले जाने की, वो भी अलग थे। तो इस तरह से आपने इसके 5 पॉइंट लिखने हैं। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुना जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जो लोग उसे बार बार चुने। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं ना। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। जब तुम भी बड़े होगे ना, वोट डालने जाओगे, तो तुम्हें भी लगेगा आज तो मेरे अंदर सत्ता बदल देने की ताकत है, मैं वोट डालने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस होगा, आज मैं सरकार चुनूंगी अपनी, तो ताकत महसूस होता है। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक निश्चित समय बाद चुनाव होने क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब दे सकते हो ना तुम। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने के लिए हमारा क्या मतलब है। अब भागीदारी के अन्य तरीके क्या हैं, किस तरह से हम भागीदारी करते हैं। ये तो हो गया, चलो चुनाव में हमने भाग ले लिया। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। वोट दे दिया, उसके बाद बस ख़त्म नहीं है। मीडिया है, जैसे हम कोई बात अपनी मीडिया तक पहुंचा देते हैं, अखबार में पहुंचा देते हैं, तो सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, तो उसमें भी हम अपनी भागीदारी निभा देते हैं। कोई चीज़ हमें, कोई कानून ना पसंद आए तो उसका विरोध होता है ना, आप देखते हो धरने प्रदर्शन पे लोग बैठे होते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, इसमें नाम नहीं लिया गया कौन सी सरकार है, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लोगों की बात माननी पड़ी। सरकार ने बहुत कहा होगा कि खर्चे नहीं पूरे होते या खर्च बहुत अधिक है, तो लेकिन लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया। तो फिर आखिर क्या हुआ, इतना प्रदर्शन के बाद तो सरकार को माननी पड़ी। सरकार को ये पता लग गया कि अगली बार हमारी सरकार नहीं आने वाली, अगर हमने नहीं मानी तो बात, तो उनको लोगों की बात माननी पड़ी और बिजली के दाम बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। यूँ तो सरकार अपनी मर्जी कर ले, अगर अगली बार नहीं आना तो चलो सोचे 5 साल तो अपनी मनमर्जी करें, देखी जाएगी, लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं, धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान करके, आलोचना करके सरकार की अपनी बात मनवा लेते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई कमी होती है तो आती है ना टीवी में। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वह यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम के तौर तरीकों को चुनौती दे। कई बार हमारे मन में कोई बात होती है, हम कह ही नहीं पाते हैं, या थोड़े लोग होते हैं, हम लोग, हमारे खिलाफ कुछ ऐसा हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर सब मिल के एक हो जाते हैं तो ऐसा संभव है कि सरकार के फैसलों को बदला जाए। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए हो पाती है। दलित आप समझते हो, जो दलित हैं, काफ़ी समय से पिछड़े हुए हैं। आदिवासी जो जंगलों के अंदर रहते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं आदिवासी, जिनको
नए ज्ञान विज्ञान के बारे में परिचित नहीं है। अल्पसंख्यक, जो लोग संख्या में कम हैं इस देश में, महिलाएं हैं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के ज़रिए भी हो पाती है। कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं का समूह खड़ा हो जाता है कि हमारी ये मांग है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार हम अगर किसी शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखें, तो हम एक क्षण के लिए रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है और उसमें भाग लेने वाले लोग कौन कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। अगर आपको कोई जुलूस दिखे ना ऐसे जाता हुआ सरकार के खिलाफ, तो आपने रुककर पता लगाना है कि ये किस बारे में है। अपना भी ध्यान रखना है, कहीं जुलूस के अंदर दब जाओ। तो विवादों का समाधान, आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों का या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा का प्रयोग कैसे? पुलिस ने गोली चलाई। अब हेक्टर पीटरसन था, वो विरोध कर रहा था, तो पुलिस ने हिंसा की और वो मारा गया। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। कई बार यह मान लिया जाता है कि इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो बल लगाना पड़ेगा। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। अब कई बार धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर लड़ रहे हैं, तो आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे कि अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। कई बार हम देखते हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन के लिए बसें जला रहा है, ट्रेनें फूंक रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल गलत बात है। ये हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, अपनी बात शांतिपूर्वक रखनी चाहिए। तो आइए आपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। कई बार किसी एक धर्म के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरे लोग उसमें विघ्न डालते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलें, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। लोग कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्ष को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। हम देखते हैं कि कई बार धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनके अंदर पुलिस की ड्यूटी लगी होती है ताकि कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे आपको लगता है कि रोका जा सकता था? भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। जो कानून है हमें उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तो इनके अनुसार ही विवाद कोई भी हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो इन कानूनों के आधार पर ही इनका समाधान होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। वो कहते हैं हमारी है, वो कहते हैं हमारा है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कावेरी जल विवाद सुना है ना? कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध भी में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब इस जो है नदी, ये विवाद का कारण पानी बना हुआ है इनके बीच में। अब ये देखिए, ये नदी पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती है। अब नदी तो शांत ही बहेगी, लोग आपस में लड़ते हैं तो लड़ते रहें। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं।
कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। समानता एवं न्याय। समानता एवं न्याय क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। अब लोकतांत्रिक सरकार, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ ये नहीं है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट डाल दिया तो वो लोकतांत्रिक सरकार हो गई। तो उसका क्या है? उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय दे वो सबको, सबके प्रति समानता का भाव हो। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय है तो समानता हमें मिलेगी, अगर समानता है तो न्याय है। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था? क्या सभी लोग बराबर हैं? किया सरकार ने? नहीं, उस टाइम नहीं किया ना, तभी तो वो मारा गया। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? आपने डॉक्टर अंबेडकर की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें वो अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत। अब तो समाप्त कर दिया गया ना। उनके समय में ऐसा किया जाता था कि निचली जाति के हैं तो छुआछूत होता था। बिल्कुल गलत बात है ये। तो व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची, तो समानता के विचार को ठेस पहुंचती है तो हम कहाँ समान हैं अगर हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। ये हम पहले हम पढ़ चुके हैं। पहले हालात यह है कि सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था उन्हें। मंदिर उनके लिए नहीं थे कि वो नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, यानी मानवीय इंसानियत के ही खिलाफ है ये प्रथा। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। तो ये भी तो असमानता हुई ना। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस ख़त्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। अब तुम कहोगे कि लड़कियों की फ़ीस कम कर दी, लड़के कहेंगे भी ये तो हमारे साथ अन्याय है। नहीं, अन्याय नहीं है। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि कुछ विशेष वर्ग को कुछ सुविधाएं देनी पड़ती हैं अलग से, उनको ऊपर उठाने के लिए। वो जो दबा कुचला वर्ग होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि स्कूलों में भी कुछ बच्चों को पैसे मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते। तो ये नहीं है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ भेदभाव नहीं है, उन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, इसलिए उन्हें सरकार कुछ विशेष सुविधाएं देती है। तो इसलिए लड़कियों की फ़ीस को ख़त्म किया गया। कई जगह लड़कियों के लिए कुछ सीटें भी रिजर्व की जाती हैं, आरक्षित की जाती हैं। तो आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? फ़ीस घटाने से कैसे मदद मिलेगी? मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कम फीस है, कई बार ज़्यादा फीस है तो मम्मी पापा नहीं भेजते स्कूल, रहने देते, इतनी फ़ीस नहीं है, फ़ीस कम है, चलो भेज देते हैं, कोई नहीं, जा पड़ा। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताओ। भेदभाव कभी आपने देखा है तो उसके उदाहरण दो। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? अगर आपको कोई भेदभाव होते दिखाओ तो आपने उसकी कोई मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? कोई भी आपने भेदभाव देखा हो तो उसके बारे में आपने बताना है। अब इसके बाद ये पाठ आपको कैसा लगा? अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। आज दक्षिणी अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? अभी पहले कैसा था? घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं थी, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब
सबको जो है वोट देने का अधिकार है, कोई भी भाषा सीखने का अधिकार है, किसी भी भाग में बसने का अधिकार, सबके लिए एक जैसी गाड़ियाँ, एक जैसे हॉस्पिटल हैं। किन विभिन्न तरीक़ों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? किन तरीक़ों से लेते हैं? लोग वोट डाल के लेते हैं, एक तो वोट डालते हैं, इन तरीक़ों से भाग लेते हैं, और लोग जो है सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं और सरकार का कानून बनाने में या किसी तरह से सहयोग करते हैं। अगर सरकार किसी की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती या नहीं पसंद आती, लोगों को अच्छे काम नहीं किए, तो उसे बदल भी सकते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? भाई सरकार की तो बहुत ज़रूरत है, सरकार ना हो तो हम आपस में ही लड़ मरें। तो किस लिए ज़रूरत होती है? सरकार ही होती है, ऐसा मंच होता है जो विभिन्न मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सकता है। अब न्यायपालिका है, वो भी सरकार का एक अंग है, तभी हमारे मामले सुलझ जाते हैं। सरकार न्यायपालिका होती है, वो ऐसी निष्पक्ष संस्था होती है, उसके पास कानून की शक्ति होती है और उसके निर्णय को मानना पड़ता है सरकार के, और जो है विभिन्न विवादों को सरकार के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। जैसे अब हमने नदी का विवाद देखा, इसी तरह कोई भी विवाद हो जाता है। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो सभी के लिए देखो, सभी अमीर गरीब को सबको बराबर यूँ तो कर नहीं सकती, किसी ने मेहनत से कमाया या किसी के पीछे से पुश्तैनी जायदाद है, उस तरह से तो बढ़ नहीं सकती। हाँ, लेकिन व्यवहार समानता को उसके लिए क्या कर सकती है? सरकार ने ये कर रखा है कि कानून के सामने सभी बराबर है, छुआछूत पर प्रतिबंध लगा रखा है, सबको वोट डालने का अधिकार है, किसी भी नौकरी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब बराबर हैं। भाई पढ़ाई अगर उनकी बराबर है दो व्यक्तियों की, तो उनमें से देखा जाएगा कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, तो उनके साथ यूँ भेदभाव नहीं होएगा कि ये उसका लड़का है तो उसको लगा देते हैं, इस तरह से नहीं होएगा। हाँ, कुछ विशेष लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पिछड़ी जाति के हैं, लंबे समय से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए सरकार ने कुछ विशेष रियायतें रखी हुई हैं, आरक्षित कर रखी हैं सीटें। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं, तो उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर ही हैं, इसमें सभी को वोट डालने का अधिकार है। लोकतांत्रिक सरकार है हमारे यहाँ, एक बार सरकार चुनने के बाद दोबारा 5 साल बाद चुनी जाती है सरकार, और सभी लोगों को सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है अगर कुछ गलत कर रही है। तो समानता और न्याय के सिद्धांत पर हमारी सरकार टिकी है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।